सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रसून कुमार गुप्ता है और आज का व्याख्यान संचार उपग्रह प्रणाली पर होगा। हमारे दैनिक जीवन में बातचीत करने, संपर्क साधने या संचार करने की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सभी मानवीय संपर्कों की नींव है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे के साथ साझा करने और संबंध बनाने में सहयोग करती है। ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। संचार न केवल पृथ्वी के किसी अन्य भाग पर मनुष्यों से संपर्क करने के लिए, बल्कि लंबे दूरी पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी आवश्यक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक भाग की सहायता से पृथ्वी पर मौजूद उपग्रह स्टेशनों के बीच विभिन्न प्रकार के डेटा के आदान प्रदान और संचार उपग्रह प्रणाली को संचार उपग्रह प्रणाली कहते हैं। यह संचार अंतरिक्ष में प्रक्षेपित उपग्रहों के माध्यम से कायम रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कैसे देख सकते हैं कि पृथ्वी के दूसरी ओर क्या हो रहा है? या फिर आप किसी दूसरे शहर या देश में रहने वाले अपने दोस्त से इतनी जल्दी कैसे बात कर सकते हैं जैसे वह आपके ठीक बगल में हो? आइए इन विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में बात करें जिनके माध्यम से ये घटनाएं संभव हो सकी हैं। कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक ऐसा पिंड होता है जिसे अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाता है। ऐसे कृत्रिम पिंडों की जानकारी एकत्रित करने और उसे वापस पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए भेजा जाता है। ऐसे उपग्रहों को पृथ्वी या किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा कराई जा सकती है और पिंड के बारे में निर्दिष्ट जानकारी एकत्र की जा सकती है। दूसरी ओर संचार उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जिसे पृथ्वी पर नेटवर्क की क्षमता का विस्तार करने के लिए पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाता है। इस प्रकार ऐसे उपग्रह लंबी दूरी के संचार और सूचना हस्तांतरण को और अधिक सरल बना सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम संचार उपग्रहों के अनुप्रयोगों का विस्तार कर सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम पूर्व अनुमान, नेविगेशन, टेलीफोन सिग्नल, टेलीविज़न प्रसारण आदि संचार प्रयोगों के लिए कर सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अस्तित्व का पहला सैद्धांतिक विवरण 1857 से 1937 के बीच की अवधि में कॉन्स्टेंटिन tsiolkovsky नामक एक रूसी वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इस विवरण में उन्होंने जियोसिंक्रोनस कक्षा के अस्तित्व का भी व्याख्यान किया था। उन्होंने रॉकेट इक्वेशन भी तैयार किया जिसका उपयोग आज भी रॉकेट विकसित करने के लिए किया जाता है। संचार उपग्रह के विचार का विकास 1945 में शुरू हुआ। यही वह वर्ष था जब ब्रिटिश इंटरप्लैनेटरी सोसाइटी के सदस्य और अधिकारी आर्थर सी क्लार्क ने वायरलेस वर्ल्ड में एक लेख लिखा था। इस लेख में क्लार्क ने वैश्विक संचार के लिए जियोस्टेशनरी उपग्रहों को रिले स्टेशंस के रूप में उपयोग करने का विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने बताया कि कैसे इक्वेटर की चारों ओर समान रूप से स्थित 3 उपग्रहों का एक नेटवर्क पूरे ग्रह के लिए निरंतर रेडियो कवरेज प्रदान कर सकता है। क्लार्क के विचार को उस समय दूर की कौड़ी माना जाता था। कृत्रिम उपग्रह की
अवधारणा तब वास्तविकता में बदल गई जब पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 वर्ष 1957 में पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया। बाद में नासा के माध्यम से साइकॉम नामक पहला जियोसिंक्रोनस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बाद क्लार्क द्वारा विकसित विचार स्पष्ट हो गए। एप्पल यानी एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट प्रायोगिक आधार एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लॉन्च किया गया भारत का पहला भूस्थैतिक यानी जियोसिंक्रोनस उपग्रह था। इस सैटेलाइट को फ्रांस के गुआना स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत तब हुई जब इसरो के पास उचित बुनियादी ढांचा नहीं था। टूलूज, फ्रांस का एक शहर, की प्रयोगशाला में उपग्रह का परीक्षण असंभव था, दूरी और लागत की कमी के कारण। इस चित्र में दिखाए गए वैज्ञानिकों ने 5 घंटे में और मात्र 150 रुपए में की लागत पर एक समाधान खोज निकाला। उपग्रह को बैलगाड़ी रूपी गैर चुंबकीय वातावरण यानी नॉन मैग्नेटिक एनवायरनमेंट पर लादा गया और एंटीना का परीक्षण किया गया। पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को देखा होगा। हमने यह भी चर्चा की कि उपग्रह विभिन्न संकेतों और सूचनाओं के संग्रह और प्रसारण के अनुसार कार्य करते हैं। संचार उपग्रह पृथ्वी पर विभिन्न स्टेशनों के बीच संचार स्थापित करने में सहायता करते हैं। यही कारण है कि सभी संचार उपग्रहों को जियोस्टेशनरी कक्षा में रखा जाता है, जिससे पृथ्वी पर चयनित क्षेत्र पर निरंतर संबंध रखा जा सके। सभी उपग्रह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं जैसे मौसम और मौसम का पूर्ण अनुमान, जीपीएस सिग्नल आदि का संचार कर रहे हैं। संचार उपग्रहों को अलग करने वाला मुख्य अंतर यह है कि इन उपग्रहों का उपयोग दुनिया भर के लोगों के साथ संचार स्थापित करने और टेलीविजन पर विभिन्न कार्यक्रमों को स्ट्रीम करने के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों का उपयोग मौसम पूर्ण अनुमान, प्रबंधन और चेतावनी प्रणाली के लिए भी किया जा सकता है। संचार उपग्रहों और अन्य उपग्रहों के बीच एक और अंतर यह है कि ये उपग्रह पृथ्वी से प्राप्त संकेतों को एम्प्लीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं और फिर आगे प्रसारण यानी रिले करते हैं। इसके विपरीत अन्य उपग्रहों में आवश्यकता अनुसार विशेष सेंसर और उपग्रह वाले पेलोड होते हैं। उपग्रहों और पृथ्वी पर स्थित स्टेशनों के बीच संचार सूचना स्थानांतरित करके होता है। जानकारी पृथ्वी पर ग्राउंड स्टेशनों से अपलोड लिंक के उपयोग से प्रसारित की जाती है और उपग्रह डाउनलोड लिंक के उपयोग करके डेटा को वापस पृथ्वी पर भेज देता है। इन उपग्रहों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एक साथ कई सिग्नल रिले किए जा सकें। प्राप्त करने और संचारित करने के लिए संचार को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। संचार उपग्रह के मामले में आमतौर पर यह माध्यम रेडियो सिग्नल होते हैं। मीटर तरंग रेंज या मीटर वेव्स में विद्युत चुंबकीय तरंगे सूचना को उपग्रह तक और वापस पृथ्वी तक ले जाती हैं। अब आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। संचार उपग्रह का मूल कार्य रेडियो एंटीना के माध्यम से पृथ्वी से प्राप्त संकेतों को इकट्ठा करना और उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजना है। इस प्रकार संचार उपग्रहों की प्रक्रिया में 4 महत्वपूर्ण चरण शामिल होंगे। प्रथम, अपलिंक
अर्थ स्टेशन या उपग्रह को वांछित सिग्नल भेजने वाले अन्य उपकरण से एक सिग्नल ट्रांसमिशन होगा। प्राप्त सिग्नल को उपग्रह द्वारा एम्प्लीफाई किया जाता है, फिर सिग्नल वापस पृथ्वी पर प्रेषित होता है और आखिर में एंटीना या प्राप्त करने वाले किसी उपकरण को यह सिग्नल प्राप्त होता है। किसी विशेष क्षेत्र में निरंतर सूचना सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह को हमेशा उसी क्षेत्र के दृश्य में रहना होगा। चूंकि पृथ्वी घूम रही है, जब तक उपग्रह भी पृथ्वी के साथ एक ही दिशा और स्थिति में नहीं घूमता, तब तक निरंतर कवरेज होना असंभव है। यह जियोस्टेशनरी उपग्रहों द्वारा हासिल किया जाता है। समकालिक घूर्ण यानी सिंक्रोनस रोटेशन को पूरा करने के लिए उपग्रह को जिस ऊंचाई पर स्थित किया गया है वह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अनुसार कई प्रकार के संचार सेवाएं हैं जो उपग्रहों द्वारा समर्थित हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: स्थिर उपग्रह सेवाएं, प्रसारण उपग्रह सेवाएं, मोबाइल रेडियो निर्धारण, मौसम संबंधी रेडियो नेविगेशन, पृथ्वी अन्वेषण, शौकिया उपग्रह एवं इंटर सैटेलाइट सेवाएं। इस चित्र से आप यह देख सकते हैं कि कई ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसे उपग्रह हैं। भूखंड यानी ग्राउंड सेगमेंट तक अंतरिक्ष खंड यानी स्पेस सेगमेंट के बीच संचार स्थापित करने के लिए दो प्रकार की फ्रीक्वेंसीज की आवश्यकता होती है। जमीन से उपग्रह के लिए उपयोग की जानी फ्रीक्वेंसी को अपलिंक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जबकि उपग्रह से ग्राउंड स्टेशन के बीच उपयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी को डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उपग्रह संचार के उद्देश्य से विभिन्न फ्रीक्वेंसीज को आरक्षित किया गया है और उन्हें LSC, KU, KA के रूप में विभाजित किया गया है। यह फ्रीक्वेंसीज गीगाहर्ट्ज में होती हैं। हमें संचार उपग्रहों की आवश्यकता क्यों है? संचार व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उपग्रहों के विकास से पहले स्थानों के बीच संचार पृथ्वी पर मौजूद स्टेशनों के माध्यम से किया जा रहा था। यह देखा गया कि इस तरह संचार की कई सीमाएं थीं, जैसे मौसम का हस्तक्षेप, लंबी दूरी तय करने में अक्षमता इत्यादि। संचार उपग्रह की विधि से पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को कवर करने और हमेशा जुड़ा रहना संभव हुआ। दूसरी ओर प्रसारण और संचार जैसे कई कार्य बिना किसी रोक टोक के सेकंड्स में किए जा सकते हैं। जियोस्टेशनरी उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ में, सर्कुलर पाथ में घूमती है। एक संचार उपग्रह एक अंतरिक्ष आधारित माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन की से अधिक कुछ नहीं होता। इसका उपयोग दूरसंचार, रेडियो और टेलीविजन के साथ साथ इंटरनेट पे भी होता है। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्राप्त सिग्नल को प्रसारित करने से पहले उसकी शक्ति को बढ़ाता है, एम्प्लीफाई करता है। हालांकि संचार उपग्रहों में इस रिपीटर को ट्रांसपॉन्डर भी कहते हैं। प्रसारण सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बैंड प्राप्त सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बैंड से भिन्न होती है। अपलिंक फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर ट्रांसमिशन को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है। डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जिस पर सिग्नल ट्रांसपॉन्डर से ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। एक मजबूत उपग्रह के डिजाइन में कई प्रकार के इलेक्ट्रोमैकेनिकल घटक
इस तरह से लगाए जाते हैं जो उपग्रह को अंतरिक्ष में अधिकतम वर्षों तक कार्य करने में मदद करता है। उपग्रह के मुख्य डिजाइन में दो घटक शामिल हैं। अंतरिक्ष यान बस, यह उपग्रह का मुख्य आवास है और इसमें बिजली और तापमान नियंत्रण और डायरेक्शनल थ्रस्टर्स शामिल हैं। अंतरिक्ष उपग्रह पेलोड, यह वो हिस्सा है जो सिग्नल प्राप्त करता है, उन्हें बढ़ाता है और वापस पृथ्वी पर भेजता है। उपग्रह को डिजाइन करते समय दो प्रमुख कारकों फैक्टर्स पर विचार किया जाता है, जैसे कवरेज क्षमता और शक्ति। कहा जा सकता है कि संचार उपग्रह के दो मुख्य खंड हैं, पृथ्वी खंड और अंतरिक्ष खंड, ग्राउंड स्टेशन सेगमेंट और स्पेस सेगमेंट। अंतरिक्ष खंड में रिसीवर, एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर शामिल हैं, जबकि पृथ्वी खंड में एक ट्रांसमीटर स्टेशन और रिसीवर स्टेशन होता है। अंतरिक्ष खंड के प्रमुख उप प्रणालियां कुछ इस प्रकार हैं: एओसी सब सिस्टम, टीटीसीएम सब सिस्टम, पावर और एंटेना सब सिस्टम और ट्रांसपॉन्डर। हम उनमें से प्रत्येक के बारे में एक एक करके संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उपग्रह अपनी इच्छित कक्षा से भिन्न हो सकता है। क्योंकि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये बल 24 घंटे की अवधि के दौरान चक्रीय रूप से भिन्न होता है। ऊंचाई और कक्षा नियंत्रण एओसी उपप्रणाली में थ्रस्टर्स होते हैं जो किसी भी विचलन की स्थिति में उपग्रह को सही कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होते हैं। एओसी सबसिस्टम सिग्नल प्राप्त करने और संचारित करने के लिए एंटीना को हमेशा पृथ्वी की ओर सही ओरिएंटेशन पे रखने का कार्य करता है। उपग्रह के 3 अक्ष रोल, पिच और यॉ को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि उपग्रह का चेहरा, जिसमें रिपीटर एंटीना है, पृथ्वी के सेवा क्षेत्र की ओर हमेशा रहे। आदर्श स्थिति में, आइडियल सिचुएशन से विचलन में सेंसर द्वारा मापा जाता है और या तो गति पहियों यानी मोमेंटम व्हील्स या थ्रस्टर्स को फायर करने का आदेश दिया जाता है। विभिन्न सेंसरों अर्थात स्टार सेंसर, सन सेंसर और अर्थ सेंसर आदि द्वारा उपग्रह का ओरिएंटेशन और कक्षा की स्थिति निर्देशित की जाती है। उपग्रहों और पृथ्वी स्टेशनों दोनों में टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, कमांडिंग और मॉनिटरिंग टीटीसीएम उपप्रणाली है। सेंसर सामान्यतः उपग्रहों को डेटा प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप उपग्रह का टेलीमेट्री सबसिस्टम इस जानकारी को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाता है। टीटीसीएम सबसिस्टम के 3 भाग होते हैं: टेलीमेट्री और मॉनिटरिंग सबसिस्टम, ट्रैकिंग सबसिस्टम और कमांडिंग सबसिस्टम। टेलीमेट्री सबसिस्टम मुख्य रूप से टेलीमेट्री सबसिस्टम के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं: सेंसर से डेटा प्राप्त करना और द्वितीय उस डेटा को अर्थ स्टेशन तक पहुंचाना। उपग्रह से ग्राउंड स्टेशन तक टेलीमेट्री सिग्नलों के माध्यम से और जानकारियां जैसे उपग्रह की ऊंचाई, परिवेश और उपग्रह से संबंधित अन्य डेटा को भी भेजा जाता है। ट्रैकिंग सबसिस्टम उपग्रह की स्थिति
और वर्तमान कक्षा निर्धारित करने के लिए उपयोगी होता है। सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर SCC सप्ताह में सातों दिन के 24 घंटे उपग्रह के संचालन और स्थिति की निगरानी करता है। कमांडिंग सबसिस्टम टेलीमेट्री और ट्रैकिंग सबसिस्टम के डेटा के आधार पर उपग्रह में अन्य सबसिस्टम को चालू और बंद करने का प्रभारी है। ट्रांसपॉन्डर वह उपग्रह उपप्रणाली है जो उपग्रह के ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना के बीच लिंक प्रदान करता है। अंतरिक्ष खंड उपप्रणालियों में यह सबसे महत्वपूर्ण उपप्रणाली में से एक है। ट्रांसपॉन्डर मुख्य रूप से दो उद्देश्यों को पूरा करता है। वह आने वाले इनपुट सिग्नल को बढ़ाता और उसका अनुवाद करता है। ब्रॉडकास्ट और रिसीव्ड सिग्नल के बीच हस्तक्षेप से बचने के लिए अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी चुने जाते हैं। दो तरफा माइक्रोवेव गेट को डुप्लेक्सर कहा जाता है। यह सैटेलाइट एंटेना से अपलिंक सिग्नल प्राप्त करता है और डाउनलिंक सिग्नल तक उस तक पहुंचाता है। लो नॉइज एम्पलीफायर LNA का उपयोग प्राप्त सिग्नल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्राप्त सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डाउन रूपांतरण डाउन कन्वर्जन कैरियर प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। पावर एम्पलीफायर द्वारा फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्टेड सिग्नल को आवश्यक स्तर तक बढ़ाया जाता है। एक उपग्रह की विद्युत प्रणाली एक महत्वपूर्ण उपप्रणाली है जो उपग्रह के संचालन के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। यह प्रणालियां मुख्य रूप से सौर सेल या पैनल और रिचार्जेबल बैटरी पर निर्भर करती है। सौर सेल सूरज के प्रकाश से बिजली बनाते हैं। इस तरह से बनाई गई ऊर्जा को रिचार्जेबल बैटरियों में संग्रहित किया जाता है। उपग्रह अधिकतर उच्च क्षमता वाली लिथियम आयन बैटरियों का उपयोग करते हैं। ग्रहण के दौरान सूरज की ऊर्जा प्राप्त करना कठिन होता है। परिणाम स्वरूप उस स्थिति में बिजली का उपयोग किया जाएगा जिससे सभी सिस्टम काम कर सकेंगे। बैटरी प्रबंधन प्रणाली उपग्रह के संपूर्ण बिजली वितरण को संचालित और नियंत्रित करेगी। उपग्रहों और पृथ्वी स्टेशनों दोनों में एंटेना होते हैं। उपग्रहों के लिए एंटेना के दो उद्देश्य होते हैं। एक अर्थ स्टेशन से सिग्नल प्राप्त करना और मांग के आधार पे उन्हें एक या अधिक अर्थ स्टेशनों तक दोबारा वापस भेजने की जिम्मेदारी। दूसरे शब्दों में सैटेलाइट एंटेना अपलिंक और डाउनलिंक सिग्नल प्राप्त और भेजता है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी उपग्रह एंटीना के आकार से विपरीत रूप से संबंधित होती है। उपग्रह एंटीना के आकार को कम करने के लिए ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है। परिणाम स्वरूप उपग्रह एंटीना गीगाहर्ट्ज रेंज की फ्रीक्वेंसीज का उपयोग करती है। एंटीना को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वह है वायर एंटीना, हॉर्न एंटीना, एरे, रिफ्लेक्टर और खोलने योग्य यानी अनफोल्डेबल एंटीना। इसके कई प्रकार हैं। रिफ्लेक्टर एंटीना जिसका चित्र यहाँ दिखाया गया है, यह सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली एंटीना है। रिफ्लेक्टर एंटीना एक ही दिशा में तीव्रता के साथ सिग्नल बीम बनाने के लिए आदर्श है। कहने का तात्पर्य ये है
कि ये उच्च स्तर के डायरेक्शनल एंटेना होते हैं। परिणाम स्वरूप पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स संचार प्रणालियों में एंटेना गेन में सुधार करते हैं। दो प्रकार के अर्थ स्टेशन उपग्रह संचार प्रणाली के अधिकांश पृथ्वी खंड का निर्माण करते हैं। ये ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग अर्थ स्टेशन कहलाते हैं। सूचना संकेत पृथ्वी स्थित टीवी या रेडियो स्टेशन द्वारा उपग्रह तक प्रेषित किया जाता है। प्राप्तकर्ता स्टेशन जैसे वास्ट टर्मिनल या सिग्नल टावर आदि उपग्रह से सूचना संकेत प्राप्त करते हैं। एक ही अर्थ स्टेशन का उपयोग कभी कभी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों के लिए किया जा सकता है। अर्थ स्टेशन का डिज़ाइन स्टेशन के स्थान सहित कई तत्वों से प्रभावित होता है। अर्थ स्टेशन ज़मीन पर, समुद्र की जहाज़ों पर एवं विमान पर भी बनाया जाता है। प्रदान की गई सेवा का प्रकार, फ्रीक्वेंसी बैंड, ट्रांसमीटर, रिसीवर और एंटीना पैरामीटर सभी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। दूरस्थ संचार को अधिक कुशल और बहुमुखी बनाने के लिए संचार उपग्रहों को वर्तमान समय में कई अनुप्रयोग मिलते हैं। अनुप्रयोगों की विविधता में डीटीएच प्रसारण, टेलीविज़न, वीसैट और डीएसएनजी शामिल हैं। उपग्रहों का उपयोग सामान्य संचार और सतत सैन्य संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। टेलियो एजुकेशन संचार उपग्रहों का उपयोग दूर दराज के स्थानों में छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इस व्यवस्था के माध्यम से शिक्षार्थी इंटरनेट पर वीडियो के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा की इस विधि को ई लर्निंग भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत में इंटरैक्टिव शिक्षा में सहायता के एकमात्र उद्देश्य के लिए इसरो द्वारा एक संचार उपग्रह एड्यूसैट लॉन्च किया गया था। संचार उपग्रहों का उपयोग स्थानीय और दूर दराज के क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक आवाज़ और डेटा संचार प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए इनसैट उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। इन उपग्रहों का उपयोग टीवी प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं और रेडियो नेटवर्किंग के लिए भी किया जाता है। टेलीमेडिसिन यह विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों के लिए विकसित संचार उपग्रह के अनूठे अनुप्रयोगों में से एक है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से मोबाइल इकाइयों को प्रमुख अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से दूर दराज के स्थानों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में हम सक्षम हो पाए हैं। आज संचार उपग्रहों का अनुप्रयोग हर वर्ग में पाया जा रहा है। इस प्रकार यह संचार के भविष्य के लिए रोमांचक होगा। संचार उपग्रहों में भविष्य में होने वाले कुछ विकास निम्न हैं। 5G नेटवर्क, सभी डिवाइस कनेक्ट किए जा रहे हैं और सेल्युलर नेटवर्क के लिए ग्राउंड कनेक्शन सीमलेस कनेक्शन प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 5G नेटवर्क के विकास से उपग्रहों को
अधिक उपकरणों से जोड़ने में मदद मिलेगी। इस प्रकार कनेक्शन की भविष्य में मांगों को संबोधित किया जाएगा। इस तकनीक के जरिए दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में भी मुख्य धारा के नेटवर्क से जोड़ना संभव होगा। यह तकनीक इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT तकनीक विकसित करने में भी मदद करेगी। लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट तारामंडल के उपयोग करके सैटेलाइट इंटरनेट। दुनिया भर में प्रसिद्ध निजी कंपनियां कम विलंबता के साथ दूर दराज के स्थानों पर कम लागत वाले इंटरनेट का विकास पर काम कर रही है। उपग्रहों के ये विशाल समूह पारंपरिक जियो कक्षाओं यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स के विपरीत लो अर्थ ऑर्बिट में छोटे संचार उपग्रह हैं। इसका मुख्य लाभ उपयोगकर्ताओं को बहुत तेज गति और कम विलंबता पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश है। स्मॉल सैट के माध्यम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का विकास। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तकनीक अनकनेक्टेड या नॉन कनेक्टेबल वस्तुओं को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देती है। दिए गए अनकनेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए डेटा का परिवर्तन रिकॉर्ड किया जा सकता है। पृथ्वी की निचली कक्षाओं में छोटे संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से इंटरनेट से जुड़े IoT उपकरणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और एक सुसंगत नेटवर्क प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार ऑटोनोमस कार और कई ऐसे उपकरणों के साथ साथ रिमोट कनेक्टिविटी की संभावनाएं बन जाती हैं। रियल टाइम या वास्तविक समय में ट्रैकिंग। उपग्रह संचार उपग्रहों में भविष्य के विकास के साथ जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और सैन्य अनुप्रयोगों जैसे पृथ्वी अवलोकन के लिए वास्तविक समय डेटा को ट्रैक करना संभव हो पाएगा। इसरो ने 1983 में संचार उपग्रहों की एक श्रृंखला लॉन्च की है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट प्रणाली को एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में घरेलू संचार उपग्रहों की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक कहा जाता है। इसके बाद जीसैट की श्रृंखला आती है। हाल ही में इसरो ने संचार उपग्रहों का नाम बदलकर CMS कर दिया है और पहला उपग्रह CMS-01 17 दिसंबर 2020 को PSLV C50 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC शार श्रीहरिकोटा से हुआ। CMS-01 का लॉन्च एक्सटेंडेड C के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बैंड में सेवाएं प्रदान करने की दृष्टिकोण से किया गया था। इस बैंड के कवरेज में भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह शामिल हैं। धन्यवाद।